dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 11 of class 7. The name of the chapter is light. Light से क्या होता है? लाइट से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट बिना लाइट के नहीं देख सकते. लाइट का सोर्स कहाँ से होता है? कोई भी सन, स्टार, ये कोई भी लाइट हो हमें कहाँ से मिलती है, वो उसका सोर्स होता है. जैसे कि हमें लाइट सन से मिलती है, बल्ब से मिलती है, कैंडल से मिलती है, स्टार से मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें जिनसे हमें लाइट मिलती है. तो इसमें कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आर्टिफिशियल होते हैं. ठीक है, तो कोई भी लाइट का सोर्स हमें कब मिलेगा? जब हम लाइट का सोर्स होगा तभी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हम कोई भी देख पाएंगे. जब लाइट हमारे सामने आएगी और वो रिफ्लेक्ट होगी तो उसके रिफ्लेक्शन से हमें कोई ऑब्जेक्ट चमकता है. किस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है, कैसे ये इनेबल होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ लाइट्स. सोर्स ऑफ लाइट्स में देखिए सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज मतलब जुगनू होता है. और एनिमल्स, वो एनिमल्स जो खुद भी क्रिएट करते हैं लाइट, ऐसे भी कुछ एनिमल्स होते हैं. तो वो सब क्या होते हैं? नेचुरल सोर्सेज होते हैं लाइट के. दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक लाइट्स होती है, कैंडल्स, ऑयल लैम्प्स, कैंप फायर्स, टॉर्चेस, लेजर्स, ये सब क्या होते हैं? आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं लाइट के. जब लाइट किसी सोर्स से आती है और ऑब्जेक्ट पर गिरती है तो वो स्कैटर्ड हो जाती है और उस स्कैटर्ड होने की वजह से, स्कैटर्ड मतलब फैल जाती है, बिखर जाती है और जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट चमकने लगता है. तो ये स्कैटरिंग लाइट का कुछ ही हिस्सा उस पर पड़ता है, कुछ ही हिस्सा हमारी आंख के अंदर जाता है. आंख के अंदर हमारे अंदर जाता है. बिहोल्डर यानी कि जो भी उस चीज़ को देख रहा है उसको, उसके अंदर वो लाइट जो डलती है किसी भी चीज़ के ऊपर, जो भी उसे देख रहा है, ही हो या शी हो, जो भी उसको उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, उस स्कैटरिंग की वजह से, लाइट की वजह से ही, स्कैटरिंग लाइट की वजह से कोई चीज़ हमें दिख रही है. ठीक है. मोर एवर सम ऑफ दिस लाइट स्कैटर टू नियर बाई शेडी एरियाज. कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ अंधेरा होता है और एक वहीं पर अगर पास में कोई रोशनी वाला एरिया है तो उस रोशनी वाले एरिया की वजह से जो पास वाला अंधेरा वाला एरिया है वहाँ पर भी रोशनी पहुँच जाती है. ठीक है. तो सम सोर्सेज ऑफ लाइट आर ब्राइटर देन अदर्स. कुछ लाइट के जो सोर्सेज होते हैं कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइटर होते हैं जबकि कुछ इतने नहीं होते हैं. जैसे कि एक तरफ सन है और दूसरी तरफ कैंडल है, तो सन ज़्यादा ब्राइट चमकता है कैंडल के कंपैरिजन में, है ना. तो जो चमकते हैं, जिनके अंदर जब ब्राइटनेस प्रोड्यूस होती है लाइट सोर्स की वजह से, तो उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसको बोला जाता है. और ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, जो ब्राइटनेस होती है, वो किस में मेजर करी जाती है? मतलब एक ब्राइटनेस को भी मेजर करा जाता है. जैसे कि लेंथ होती है, लेंथ को मीटर में, किलोमीटर में मेजर करा जाता है. सेम इसी तरीके से लाइट को भी मेजर करा जाता है. तो लाइट की मेजर क्या है, उसको यूनिट बोलते हैं. जैसे तो उसकी यूनिट क्या होती है? कैंडल पावर होती है. पहले कैंडल पावर यूज की जाती थी लेकिन अब जो है ल्यूमेन यूज करे जाने लगी है. ठीक है. और एक कैंडल पावर किसके बराबर होता है? 1256 के बराबर वो होता है. मटेरियल्स जो कि लाइट को गुजरने देते हैं, यानी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनकी दूसरी तरफ लाइट जा सकता है. जैसे कि ग्लास होता है, कांच होता है. कांच की दूसरी तरफ जो है लाइट चली जाती है तो उसको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है. जिसके अंदर लाइट ट्रांसफर नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती, उसको ओपेक ऑब्जेक्ट बोला जाता है. और जिसके अंदर थोड़ी बहुत ही पास होती है उसको ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, उसको बोला जाता है. हाउ डज लाइट ट्रेवल? लाइट किस तरीके से ट्रेवल करती है? तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू पर भी हम उसको कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखिए, एक 3 कार्डबोर्ड अगर हम लेते हैं, सेम हाइट के, सेम चीज़ के 3 कार्डबोर्ड अगर हम लेते हैं और उसके अंदर हम होल कर देते हैं और उसको फिर एक लाइट, उसके पास एक कैंडल लगा देते हैं, है ना. ये होल जो है एक स्ट्रेट लाइन में हम इसको लगाएंगे और यहाँ पर एक कैंडल इसको जला देते हैं कैंडल को. ठीक है. तो यहाँ से जो लाइट इसकी आएगी वो एक स्ट्रेट लाइन से होती हुई हमें इक्वल लाइन से वो आती हुई दिखाई देगी. अगर हम इस बीच वाले बोर्ड को हटा देते हैं, यहाँ से इसको बीच वाले बोर्ड को अगर हम हटा देते हैं तब भी लाइट क्या रहेगी? एक स्ट्रेट लाइन से ही वो ट्रेवल करेगी. तो इससे हम कह सकते हैं कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट. हम इस लाइट की स्पीड हम देखते हैं. लाइट की स्पीड को कैसे करते हैं? लाइट हम जो है अर्थ से, जो सन है हमारी अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 15 × 10⁻⁷ 15 × 10⁻⁷.
किलोमीटर पर डिस्टेंस पर हमारा जो सन है वो अर्थ से है। इतनी डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इतनी डिस्टेंस पर ये हमारी अर्थ से दूर है। तो अब ये लाइट जो है अर्थ पर पहुंचेगी कितने मिनट में? 8 मिनट और 20 सेकंड में ये हमारे अर्थ पर पहुंचेगी। तो अब हम इसकी लाइट की जो स्पीड है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, तो हाँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, कुछ भी कह सकते हैं, एक ही बात है फॉर्मूले में। तो इसकी हेल्प से हम इस लाइट की जो स्पीड है वो हम निकाल सकते हैं। ये जो डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर देते हैं 8 से, और 8 भी पहले मिनट में है तो इसलिए हम पहले इसको सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं 60 से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी पर सेकेंड अप्रोक्स में। ठीक है, इसी तरीके से हम मून कोई लाइट को भी अर्थ में आने में कितना टाइम लगता है, अगर हमें उसकी डिस्टेंस पता है तो यह उसकी डिस्टेंस है, तो ये फिर कितने टाइम में हमारे पास आएगी, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है लाइट की स्पीड कितनी है और अर्थ की डिस्टेंस कितनी, अर्थ की मून से डिस्टेंस कितनी है वो भी ये हमें पता चल चुका है। तो हम यहाँ पर टाइम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इस डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो इन दोनों को डिवाइड करने पर 1.28 सेकेंड टाइम जो है मून की लाइट को अर्थ पर पहुंचने में लगेगा। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि लाइट की जो है स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज होती है। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, इसीलिए जब हम बल्ब का स्विच हम दबाते हैं, जैसे ही हम बल्ब का स्विच ऑन करते हैं बल्ब एकदम से जल जाता है, बिना किसी कैप के, कोई टाइम नहीं लगाता, एकदम से वो जल जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेज और बीम्स। क्या होती है रेज और बीम? लाइट को पता है कि ये रेज की फॉर्म में ट्रेवल करता है, एक सीधी सीधी लाइन की फॉर्म में वो ट्रेवल करता है। तो इसमें अब देखिए एक लाइन, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उस पर अगर एक ये एरो इस तरह से दिखा देते हैं तो ये हो जाती है लाइट ऑफ रे। अगर हम बहुत सारी लाइन इस तरीके से ले, पैरेलल फॉर्म में पास पास में रखें तो इसे बोलेंगे पैरेलल बीम, हम इसको बोलेंगे। अगर ये रेज अगर बहुत सारी रेज अगर वे इकट्ठी हो जाती हैं एक पॉइंट पर, अगर एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं, यहाँ पर देखिए रेज आ रही हैं और ये इस पॉइंट पर ये इकट्ठी हो गई हैं, तो इसे बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। और अगर एक पॉइंट से बहुत सारी लाइट्स निकल रही हैं, एक ही पॉइंट से निकल रही हैं, तो उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, डाइवर्जिंग बीम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब देखते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने पढ़ा रे ऑफ लाइट क्या होता है, पैरेलल बीम क्या होता है, और कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम के बारे में आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी लाइट का आना, किसी स्मूथ सरफेस पर जब लाइट आती है और वो वहाँ से टकरा कर वापस जब जाती है तो उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, जब कोई लाइट गिरती है किसी सरफेस पर तो उसको और फिर वापस से जाती है, बाउंस होती है, तो उसको रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए, पॉलिश्ड होना चाहिए, तभी ये जो लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट करती है सरफेस से। इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको बोलेंगे। अगर सरफेस जो स्मूथ है अगर हमारा, तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। जब कोई लाइट एक रफ या अनइवन सरफेस पर गिरती है तब वो रिफ्लेक्टेड होती है, बहुत सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, तब इसको डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यानी कि जब जो सरफेस है हमारा इस तरीके से है, तो जब वो रिफ्लेक्शन होगा तो ये इक्वल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई कैसे होगा और कोई कैसे होगा, तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है। और जब वो स्मूथ एरिया से रिफ्लेक्ट करती है तो फिर उसको वो रेगुलर रिफ्लेक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, जो वुड वगैरह जो होती हैं इसका रिफ्लेक्शन हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। और जो कांच है और जो मिरर है ये इसका रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आगे है रिफ्लेक्शन टर्म्स। रिफ्लेक्शन के कुछ टर्म्स होते हैं। देखिए, ये एक लाइन होती है, सपोज इसमें देखिए, इसमें एक जैसे कि ये एक लाइन होती है। ठीक है, ये इसको एक तरफ से पॉलिश कर दिया जाता है, ये ऊपर वाला पोर्शन इसका प्लेन है, और अब यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन करते हैं, इसे नॉर्मल लाइन बोला जाता है। अब कोई लाइट अगर आएगी, है ना, तो ये लाइन अगर आ रही है तो, और ये टकरा कर यहाँ से टकरा कर फिर इस तरफ जा रही है, तो जब ये लाइन आती है तो ये बोली जाती है इसको इंसिडेंट रे।
जो रे इस पॉइंट पर आकर रिफ्लेक्ट होगी उसको बोला जाएगा इंसिडेंट रे, और जो ये नॉर्मल लाइन से यहाँ ये एंगल बनाएगी इसको बोला जाएगा इंसिडेंट एंगल। अब जब ये रिफ्लेक्ट होकर ये रे टकरा कर वापस जा रही है तो ये इसको बोला जाएगा रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड एंगल इसको बोला जाएगा, ठीक है, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यानी कि ये वाली हुई इस वाली रे को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे और इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। और जो ये नॉर्मल लाइन से और इन इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है इसको बोलेंगे एंगल आई, और जो ये नॉर्मल लाइन और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो ये एंगल बनता है इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको बोलेंगे। अच्छा, इसमें ये दो रूल इसमें दो रूल फॉलो होते हैं। एक तो जो ये नॉर्मल लाइन है इसको एन से शो करते हैं, जो नॉर्मल लाइन है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही पॉइंट पर होती हैं, पहला रूल। दूसरा रूल है इन एंगल आई बराबर होता है, इक्वल होता है एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये दोनों बराबर होते हैं। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये दो इसके लॉ हैं। अब है इसके रिफ्लेक्शन के लॉ मैंने बता दिए हैं कि ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और ये इनके जो एंगल होते हैं वो इक्वल बनते हैं। आगे देखते हैं इसमें प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर देखिए, जो आप यूज करते हैं डेली, आप मिरर जो देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है। इस प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही उसकी मिरर बनती है, लेकिन ये थोड़ा इसकी डायरेक्शन थोड़ी अलग कुछ डिफरेंट होती है। जैसे कि मिरर क्या करता है, बहुत ही थोड़ा सा लाइट का बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन जो है एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है इसलिए बहुत शार्प रिफ्लेक्शन करता है। और ये एक साइड से कोटेड होता है और एक साइड से सिल्वर एल्यूमिनियम से ये कोटेड होता है, जो प्लेन मिरर होता है। इसमें इन्वर्जन होता है, इसका जो इन्वर्जन होता है लेटरल इन्वर्जन होता है। कैसे, अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं, सपोज आप राइट हैंड से खा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको मिरर में देखेंगे तो वो लेफ्ट हैंड से आप खाते हुए नजर आएंगे। कोई काम अगर आप लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से कर रहे हैं, आप लेफ्ट हैंड से नजर आएंगे, तो मतलब लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में उसमें नजर आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सेम ऐसे ही देखिए एम्बुलेंस जो होती है, एम्बुलेंस में इसी वजह से उल्टा करके लिखा जाता है एम्बुलेंस को, जिससे कि जब वो मिरर लगता है, मिरर में जब उस एम्बुलेंस के लिखे को देखते हैं तो वो हमें सीधा नजर आता है, ठीक है। इसीलिए आपने कभी देखा हो एम्बुलेंस पे लिखे हुए वर्ड इन्वर्टेड क्यों होते हैं। यूज ऑफ प्लेन मिरर्स का, हम प्लेन मिरर का यूज हम किस में करते हैं, जब हम शेविंग करते हैं, ड्रेस वगैरह करते हैं, तैयार होते हैं, है ना, और टेस्टिंग आईसाइट को देखने में भी इसका यूज किया जाता है प्लेन मिरर का। और जो मल्टीपल इमेज होती है, सेम ऑब्जेक्ट की मल्टीपल इमेज अगर हमें बनानी होती है तो भी प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं कैलिडोस्कोप क्या होता है। कैलिडोस्कोप, तो कैलिडोस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि सिलिंड्रिकल शेप में होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 से 8 सेंटीमीटर तक की चौड़ा होता है, और इसके जो दोनों एंड होते हैं वो क्लोज होते हैं। उनमें से एक में एक होल होता है जो कि सिर्फ उस डिवाइस को देखने के लिए, ऐसे डिवाइस को देखने के लिए उसका यूज किया जाता है, उस होल का। ये जो डिवाइस होते हैं, ये डिवाइस वर्क करता है मल्टीपल इमेज के प्रिंसिपल को बनाने में, मिरर से मतलब बहुत सारी इमेज क्रिएट करने में। ये जो प्रिंसिपल होता है, मतलब जिस पर वो बेस होता है उसके थ्रू वो काम करता है। यानी कि हमें मल्टीपल इमेज अगर बनानी है मिरर से, तब हम इसका यूज करते हैं डिवाइस वर्क का। इसमें क्या होता है, 2 मिरर होते हैं, वो द एंटायर सिलिंड्रिकल ट्यूब, जो सिलिंड्रिकल ट्यूब होता है इसके अंदर 2 तो मिरर होते हैं, ये और 2 प्लेट्स होती हैं। उनमें से एक इस कांच की स्मूथ वाली होती है, जबकि दूसरी थोड़ी सी ग्राउंड ग्लास वाली होती है। स्मूथ प्लेट आई होल की तरफ से, स्मूथ जो प्लेट होती है वो बंद होती है, आई होल को बंद करती है। सेवरल पीसेस के, इसके अंदर ग्लास के कलर्ड बीड्स के बहुत सारे टुकड़े रखे होते हैं और इन दोनों प्लेट्स के बीच में वो रखे होते हैं। जो ये बीड्स के जो इमेजेस होती हैं मिरर्स में बनती हैं, और जब हम डिवाइस को टर्न करते हैं, जब हम डिवाइस को टर्न करेंगे तो ये हेड इमेजेस होती हैं वो बदलती रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो डिवाइस है ये किसने डेवलप करा है, सर डेविड ब्रूस्टर। देखो इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस ऐसे यहाँ नजर आती है, किसके अंदर बीट्स पड़े हुए हैं, इमेज बनती है, दिखती है, और ऐसे ये बहुत सारी इमेजेस इसमें दिखने लगती हैं। इसको किसने डेवलप करा, सर डेविड ब्रूस्टर ने 1917 में। इसका किसमें यूज किया जाता है, किसी भी नए पैटर्न को गाइड करने के लिए वॉलपेपर में और फैब्रिक्स में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा
पेरिस्कोप, ये देखिए दूर की चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं उसको देखने में इसका यूज किया जाता है। ये एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस है जो हमें दिखाई नहीं देती है, दूर की चीजें होती हैं उसको हम इजीली देख सकते हैं। इसमें एक लंबी सी ट्यूब होती है, इसके अंदर एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है इसके एंड में, और जो मिरर होता है वो पैरेलल में फिक्स्ड होता है। पैरेलल पोजीशन में ये मिरर फिक्स होते हैं और एक दूसरे से 45 एंगल्स बनाते हुए ये फिक्स होते हैं, है ना, ट्यूब की एक्सिस के साथ। ये जो मिरर होते हैं ये टेलीस्कोप के फॉर्म में काम करते हैं और इससे जो चीजें होती हैं वो बड़ी दिखाई देती हैं। द लाइट दैट द ऑब्जेक्ट टू बी सीन रिफ्लेक्ट, यानी कि वो लाइट जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं वो मिरर पर स्ट्राइक करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट होती है डिवाइस के टॉप से फिट होकर, और फिर ये आगे दोबारा से दूसरे मिरर पर रिफ्लेक्ट होती है जो कि बॉटम में लगा हुआ है एक और मिरर, उस बॉटम के मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जो व्यूअर है यानी कि जो देख रहा है उसकी आंख को दिखाई देगा, जिससे हम इजीली देख सकते हैं। पेरिस्कोप आर फिटेड इन सबमरीन, पेरिस्कोप कहाँ पर फिट होती है? सबमरीन जो समुद्र वगैरह में होती है वहां पर ये फिट होती हैं। और पेरिस्कोप का यूज मतलब समुद्र वाली जो चीजें होती हैं उनको देखने में यूज किया जाता है, यानी कि पानी के अंदर भी उन चीजों को देखने में यूज किया जाता है। ये हेल्प करती है ऑब्जेक्ट को, मतलब कि पानी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली देखने में ये हेल्प करती हैं। बैटल टैंक्स आर फिटेड विद पेरिस्कोप, जो युद्ध के जो टैंक होते हैं उनमें भी पेरिस्कोप का यूज किया जाता है, और ये दे आर केप्ट क्लोज टू बी सेफ अगेंस्ट केमिकल वेपन्स एंड गन फायर्स। ये दे आर केप्ट क्लोज्ड केमिकल वेपन्स और जो गन फायर्स होती हैं उनको भी मतलब उनमें भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि मतलब दूर की चीज़ें अच्छे से देख सकें और वो मतलब सेफ रहने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। क्रू सी एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड द टैंक्स विद द हेल्प ऑफ पेरिस्कोप, टैंक के अंदर भी इसका यूज किया जाता है, पेरिस्कोप की हेल्प ली जाती है ना। पेरिस्कोप न्यूक्लियर रिएक्शन और लेबोरेटरीज में भी साइंटिस्ट इसका यूज करते हैं, जिससे कि कोई भी डेंजर होता है उसको देखने में वो पहले ही उसको देख सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी चीज को। अब जो ये स्फेरिकल मिरर होता है, अब हमने पहले पता चला है, देखो प्लेन मिरर में क्या होता है, इस इमेज बनती है और बिल्कुल इक्वल साइज की बनती है, ऑब्जेक्ट के साइज की बनती है, इरेक्ट बनती है, और लेकिन लेटरल इन्वर्टेड बनती है, यानी कि राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड दिखाई देगा, ठीक है, और सेम साइज की बनती है जैसा ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन स्फेरिकल मिरर कैसे होते हैं? कर्व्ड होते हैं। स्फेरिकल मिरर कर्व्ड होते हैं, फ्लैट नहीं होते हैं प्लेन मिरर की तरह, इसलिए इमेजेस भी बिल्कुल डिफरेंट बनती हैं, ठीक है। ऐसी इमेजेस नहीं बनती जितना ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन बनेगी डिफरेंट बनेगी साइज वगैरह में, ठीक है। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, एक स्पून ले लीजिए आप, स्पून में क्या होगा, आप इसको एक स्पून के दो साइड होते हैं, एक गहरा होता है और एक थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, दोनों तरफ आप अपना फेस देखिए तो दोनों तरफ आपको डिफरेंट नजर आएगा, है ना। तो इससे पता चलता है कि स्पून की जो साइड है वो एग्जाम्पल है, दो तरीके के स्फेरिकल मिरर्स के, दो टाइप्स के एग्जाम्पल है स्पून में। स्फेरिकल मिरर इज इंडीड अ पार्ट कट ऑफ फ्रॉम अ स्फेयर, तो इसी तरीके से जो स्फेयर मिरर होता है स्फेयर से ही कट होता है ना। फॉलोइंग आर सम फैक्ट्स अबाउट स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के बारे में जो बातें हैं वो कुछ बातें हैं जो समझनी पड़ती हैं, वो कौन कौन सी हैं। एक तो स्फेरिकल मिरर का सेंट्रल पॉइंट जो होता है इसमें एक पोल होता है और उसको पी से डिनोट किया जाता है। देखिए जैसे कि ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, और अगर हम इसको कट करते हैं, स्फेरिकल मिरर को कट करते हैं, तो इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, इसको पी से डिनोट करते हैं, इधर की तरफ हो या इधर की तरफ हो, इसे हम पी से डिनोट करते हैं। उसके बाद है द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर। फिर इसमें क्या होता है, स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट भी ऐसा होता है, इसमें मिरर का कर्वेचर होता है, यानी कि एक तो ये तो पी हुआ, ऐसे ही एक और पार्ट होता है इसमें, उसको जैसे अगर हम इसको ऐसे लाइन करते हैं, हम इसको आधा लेते हैं ऐसे, तो ये हुआ पी, और फिर ये होता है यहाँ पर, जिससे हम इसको पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम सी बोलते हैं, कर्वेचर उसको बोला जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन द joining pole and P spherical mirror the principle of the mirror. When the parallel rays strike a spherical mirror, they reflect to meet at point called the focus of the mirror. जितनी भी लाइंस इस स्फेरिकल पर आएंगी, इस मिरर पर आएंगी, चाहे कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये लाइन जैसे ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी, कर्वेचर से आएगी
तो कर्वेचर से वापस जाएगी, तो कहीं ना कहीं कोई इमेज बनती है, ठीक है। तो जहाँ वे लाइन जितनी होती हैं वो जहाँ पर फोकस करती हैं वो उसका फोकस पॉइंट होता है। जहाँ पर सन की लाइट या रे जहाँ पर फोकस करती हैं इस लाइन पर, उसको फोकस बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये एक कॉन्वेक्स मिरर का एग्जांपल दिया हुआ है ना। दो टाइप के मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर से दो टाइप के मिरर बनते हैं, एक बनता है कॉन्वेक्स मिरर और एक बनता है कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसमें बाहर की तरफ शाइन होती है और अंदर की तरफ इसको रफ कर लिया जाता है, और जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें बाहर की तरफ इसको पॉलिश किया जाता है और अंदर की तरफ उसमें शाइन होती है। तो इस तरीके से दो मिरर होते हैं। तो अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर अगर हम यूज करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके की इमेजेस बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में एक तो इमेज बनेगी हमारी वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, है ना। स्क्रीन पर नहीं देख सकते वर्चुअल मिरर को, स्क्रीन पर नहीं, इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी बनेगी, मतलब अगर जैसे मैं सीधी खड़ी हूं तो आपको भी सीधी ही वो दिखाई देगी। डिमिनिश्ड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी छोटी बनेगी। इमेज जो है प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी और कॉन्वेक्स मिरर के पीछे बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर किसमें यूज किए जाते हैं? रोड व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं। रियर व्यू मिरर्स, दे इनेबल द ड्राइवर्स टू सी द व्हीकल्स कमिंग बिहाइंड देयर व्हीकल्स। देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है जो गाड़ी वगैरह होती है उसमें लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है छोटी बनती है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है लेकिन उससे छोटी इमेज बनती है। इसलिए बाहर से कोई ट्रक आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है, कोई भी चीज़ आ रही है, तो हम इस छोटे से मिरर में उस बड़ी सी चीज़ को देख सकते हैं, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर कैन बी यूज इन फॉलोइंग वेज। किस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं? द रियर व्यू मिरर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स आर कन्वेक्स मिरर। तो जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं कन्वेक्स मिरर होते हैं। ऑटोमोबाइल के जो मिरर होते हैं कैसे होते हैं? वो कॉन्वेक्स मिरर के ही होते हैं। और कन्वेक्स मिरर में क्योंकि स्मॉल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज क्लोज टू द आईज ऑफ द ड्राइवर, वो क्योंकि उस चीज़ को हम आसानी से, पीछे की जो चीज़ होती है उसे हम आसानी से उस मिरर में देख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्स करता है लाइट ऑफ रे को ओवर ए वाइड एरिया। इट इज़ यूज्ड एज ए स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर, इसलिए इसका स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ओवर लाइट होती है उसको क्या करता है? डाइवर्स कर देता है लाइट की रे को। अब आता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है? कॉनकेव मिरर हैज़ इट्स सरफेस कर्व्ड इनवर्ट्स लाइक द इनर सरफेस ऑफ ए स्फीयर। वही जो मैं बता रही थी आपको कि कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसमें अंदर वाला जो पोर्शन होता है वो शाइनिंग वाला होता है और जो बाहर होता है उस पर उसको पॉलिश कर ली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा है केव लिखा हुआ है, तो देखिए एक किस्म से यहाँ पर ये केव ही बन गई है ना। इससे आपको याद रहेगा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है? पैरेलल रेज आती हैं अंदर सरफेस पर और फिर वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर फोकस पर मिलती हैं, जिससे कि मिरर में सामने की तरफ कर्वेचर के सेंटर की ओर क्या बनता है? फोकस होती है। वे रेज मतलब सामने आती हैं, फोकस होती हैं और इमेज बनती है। लेकिन इमेज जो है कॉनकेव मिरर पर जो इमेज बनती है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग बनती है। जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट की रहेगा उसकी पोजीशन रहेगी वहाँ पर इमेज बनेगी। 5 various position of the object lead to 5 different types of images there are follow। 5 तरीके की इमेज इसमें बनती है कॉनकेव मिरर में। तो सबसे पहले इमेज कहाँ पर कैसे बनेगी? अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर किस किस के बीच में है? पोल और फोकस के बीच में है, ठीक है। जैसे मैंने देखे आपको पिक्चर बनानी सिखाई थी, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाला पॉइंट P है और यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर इसको ऐसे दिखाइए इस तरीके से, है ना। और ये यहाँ पर ये शाइन है, इसमें एक P है, ये यहाँ पर P है और ये यहाँ पर F है और ये P है। यहाँ पर ये जो अगर सेंटर इसका करेंगे, पूरा गोला करेंगे, तो जहाँ पर इसका सेंटर पड़ेगा वो उसे कर्वेचर ऑफ C बोला जाता है, कर्वेचर उसको बोला जाता है, ठीक है। तो किस तरीके की इमेज बनेगी? अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर, देखिए फर्स्ट कंडीशन देखिए, P और F के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि P और F अगर हमारा यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है तब इमेज बनेगी इरेक्ट बनेगी और सीधी बनेगी, ठीक है। यानी कि जैसे रेज यहाँ पर आएगी, इरेक्ट रेज जैसे यहाँ पर रेज आएगी, एक रेज यहाँ से आएगी, एक रेज यहाँ पर आएगी, ये यहाँ से होकर इस तरीके से
ये ऐसे पैरेलल होकर जाएगी, तो जहाँ पर ये दो रेज आगे आकर मिलेगी, ये मतलब इसकी जो इमेज बनेगी ना, फिर वो हमारी इरेक्ट बनेगी और एक हमारी अपराइट बनेगी, यानी कि सीधी बनेगी और ऊपर की तरफ बनेगी, ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पीछे की तरफ जाकर हमारी यहाँ ये ऐसे इमेज बनेगी ऊपर की तरफ जाकर, अगर फोकस और इस पर पिक्चर ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी सामान जिसे हम देख रहे हैं। दूसरा है अनरियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तीसरी तरीके की कौन सी कंडीशन है, एनलार्ज्ड बनेगी, मतलब थोड़ी सी बड़ी बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट है उससे और ज़्यादा वो बड़ी बनेगी। ठीक है, इमेज कैसे बनेगी, कॉन्केव मिरर के पीछे बनेगी, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर, जब वो इमेज अगर फोकस और पी के बीच में है तो इमेज हमारी मैंने पीछे बनती हुई दिखाई है, तो इस तरीके से इमेज हमारी पीछे बनेगी। ठीक है, इमेज हमारी यहाँ पर बनेगी, यहाँ पर ये हमारी इमेज बनेगी। नेक्स्ट है हमारा अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है, कर्वेचर ऑफ सेंटर से दूर की तरफ है। कर्वेचर ऑफ सेंटर से दूर का क्या मतलब हुआ, जैसे ये कर्वेचर सेंटर है, अगर इससे भी दूर अगर हमारी, इससे दूर अगर हमारी है, यहाँ पर कहीं है अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारा कहीं यहाँ रखा हुआ है, तब हमारी पिक्चर कैसे बनेगी, तो तब देखिए हमारी पिक्चर रियल बनेगी और स्क्रीन पर बनेगी, है ना, और इन्वर्टेड बनेगी, यानी कि उल्टी बनेगी, अपसाइड डाउन बनेगी, ऊपर से नीचे बनेगी, है ना, यानी कि नीचे ऐसे बनेगी, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और पिक्चर हमारी ऐसे नीचे की तरफ बनेगी। डेमिनिश्ड यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, और कहाँ पर बनेगी, कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के सेंटर में बनेगी। कहाँ पर बनेगी, बिटवीन में बनेगी, कर्वेचर प्रिंसिपल के बीच में बनेगी, कॉन्केव मिरर के सामने बनेगी। ठीक है, कॉन्केव मिरर के सामने बनेगी। अब जो है कहाँ पर कर्वेचर का जो सेंटर लोकेटेड है, वहां पर अगर कर्वेचर पर ही हमारी पिक्चर है, जैसे कि ये हमारा ऐसे हुआ, ये हमारा ये लाइन हुई सीधी, ये हमारा पोल हुआ, ये हमारा यहाँ पर C, ये हमारा हुआ क्या, ये हमारा हुआ F। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर है तब हमारा जो पिक्चर बनेगी वो कर्वेचर पर है, तो कर्वेचर पर ही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके इक्वल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, है ना। और इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बट नॉट एट अ इंफिनिटी इन द, ये अच्छा ये वाला चल रहा था हमारा, है ना। कर्वेचर पर है तो देखिए सेम साइज की बनेगी, मैंने एकदम सेम साइज की बनाई है यहाँ पर, तो ये रियल बनेगी हमारी, इन्वर्टेड बनेगी यानी कि उल्टी बनेगी, ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी। जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही उसकी पिक्चर बनेगी। ये कैसे बनती है, देखिए एक रेस तो हमारी इस तरीके से आएगी और हमारी यहाँ को जाएगी, एक रे हमारी कहाँ पर आएगी, फोकस से होती हुई आएगी, और एक हमारी रे हमारी यहाँ को जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पर दोनों लाइन हमारी ज्वाइन कर रही हैं, तो ये इसके जस्ट उल्टी बनेगी, इसी के बराबर बनेगी, सेम साइज की बनेगी, कर्वेचर सेंटर पर बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, फोकस और कर्वेचर के बीच में है, यानी कि इन दोनों के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये ऐसे हुआ, तो अब हमारा ये C है, ये हमारा F है, अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये हमारा क्या है, P है, और ये हमने यहाँ पर इसको पॉलिश कर दिया है, तो हमारी एक रे इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो अब हमारे पिक्चर कहाँ पर बनेगी, देखिए अगर हमारा पिक्चर कहाँ पर है, फोकस और कर्वेचर के बीच में अब हमारा ऑब्जेक्ट है, फोकस ये C है और ये हमारा F है, इन दोनों के बीच में अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है ना, तब हमारी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, स्क्रीन पर बनेगी, इन्वर्टेड एंड लार्ज्ड बनेगी, मतलब थोड़ी सी इससे बड़ी बनेगी। इससे नीचे की तरफ जो पिक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, थोड़ी सी एनलार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, अपसाइड डाउन यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी, और किस किस के बीच में बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे बनेगी, लेकिन इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि कहीं इस साइड हमारी वो पिक्चर बनेगी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने बनेगी, लेकिन कर्वेचर सेंटर से कहीं दूर बनेगी। नेक्स्ट अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर लोकेटेड है, यानी कि यहाँ पर लोकेटेड है, अब कंडीशन बोल रहे हैं वो इस तरीके से, ऐसे है, ये P हुआ, ये फोकस, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस पर है, ये हमारा ऐसे हो गया। ठीक है, ये हमारा F है, फोकस पर लोकेटेड है, ये हमारा C है। ठीक है, अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तब हमारी पिक्चर कैसी बनेगी, तो अगर फोकस पर लोकेटेड है तो रियल की बनेगी, अब भी इन्वर्टेड बनेगी, एनलार्ज बनेगी, ऑब्जेक्ट से यानी कि बड़ी बनेगी, और इमेज कहाँ पर जाकर बनेगी, कॉन्केव मिरर के सामने इन्फिनिटी फॉर्म में बनेगी, कि पता नहीं कहाँ पर उसकी इमेज बनी है।
ठीक है, मतलब बहुत दूर जाकर कहीं इमेज बनेगी। तो इस तरीके से जो पोजीशन और साइज है इमेज की, जैसा साइज होती है, जैसा पोजीशन होता है, कॉनकेव मिरर के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि वो रखा कहाँ है। कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और साइज, और फिर उसकी जब इमेज बनेगी वो मिरर के पोल से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी उस पर डिपेंड करेगी कि वो किस साइज और किस तरीके का वो पिक्चर हमारी बनती है। तो देखिए, एक छोटी सी इमेज में बताया जा रहा है यहाँ पर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी, और वो अनरियल और इरेक्ट होगी और साइज में थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। और अगर फोकस और कर्वेचर के बीच में है कोई ऑब्जेक्ट तो हमारी सी से परे बनेगी, यानी कर्वेचर से परे बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी और थोड़ी सी बड़ी बनेगी। अगर कर्वेचर पर ही है हमारा ऑब्जेक्ट तो कर्वेचर पर है तो कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट बनेगा हमारा, और रियल इन्वर्टेड बनेगी, इक्वल बनेगी। सी से परे है तो सी और एफ के बीच में बनेगी, रियल इन्वर्टेड और थोड़ी छोटी बनेगी। अगर फोकस पर है तो इंटेंसिटी होगी, रियल इंटेंसिटी मतलब बहुत अनंत पर होगी, पता नहीं कहां पर होगी, और थोड़ी और वो बड़ी होगी। कॉनकेव मिरर कैन बी यूज इन द फॉलोइंग वेज। अब कॉनकेव मिरर का किस किस चीज में यूज किया जाता है? शेविंग मिरर में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जो चीज हमें बड़ी देखनी होती है ना, जो चीज हमें बड़ी देखनी होती है, जितना ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो चीज हम देख रहे हैं, अगर उससे थोड़ी सी बड़ी पिक्चर में चाहिए तो कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो ऑटोमोबाइल के हेडलाइट्स हैं वहां पर कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। और जो क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि जो प्रिंसिपल कॉनकेव का जो प्रिंसिपल होता है, रिफ्लेक्ट होता है, जिससे कि पावरफुल लाइट ऑफ बीम, मतलब लाइट की जो बीम होती है वो पावरफुल पैरेलल होती है और वो पावरफुल होती है, रिफ्लेक्ट होती है। डेंटिस्ट जो है इसका यूज करते हैं कॉनकेव मिरर में, क्योंकि डेंटिस्ट क्या करेंगे, जो छोटी चीजें होती है अंदर के मुंह की या कान की, आंखों की जो बारीक सी चीजें होती है उन्हें बड़ी देखने के लिए डेंटिस्ट या डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं, है ना। तो टूथ में भी, टूथ की इमेजेस को बड़ा देखने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, रियल इमेजेस क्या होती है? ये क्या होती है? स्क्रीन पर बनती है। रियल इमेजेस स्क्रीन पर बनती है। स्क्रीन आप जैसे पिक्चर हॉल वगैरह में देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, तो इमेज स्क्रीन पर बनती है, और ये हमेशा इन्वर्टेड बनती है, या तो ऊपर की तरफ बनेगी, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ, या साइड से बनेगी। और ये क्या होती है? मिरर के सेम साइड से बनती है ऑब्जेक्ट पर, और ये साइज डिस्टेंस पर डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की, पी से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर है ना। वैन अगर सी पर है तो इक्वल बनेगी, और इस छोटी कब बनेगी? जब ये सी से परे है, दूर है, और बड़ी कब बनेगी? जब वो फोकस और सी के बीच में है। रियल इमेज के बारे में बात चल रही है। अनरियल इमेज कैसे बनती है? ये स्क्रीन पर नहीं बनती हैं, ये हमेशा ऊपर से अपराइट होती है, मतलब ऊपर की तरफ होती है, यानी कि करेक्ट और ऑलवेज ऊपर, यानी कि ऐसे ये इसकी इमेज बनती है, ठीक है, ऊपर की तरफ बनेगी। ये हमेशा मिरर के पीछे ये बनती है, ये हमेशा मिरर के पीछे बनती है, और ये इसका जो साइज होता है डिपेंड करता है मिरर के टाइप पर कि कौन सा मिरर है। अगर प्लेन मिरर में तो इक्वल बनेगी, प्लेन मिरर में इक्वल बनती है। स्मॉल और लार्जर कब बनती है? कॉनकेव मिरर में बनती है, यानी कि कॉनकेव मिरर अगर आप यूज कर रहे हैं तो या तो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, ठीक है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो इक्वल बनती है। लाइट एंड द लिविंग बींग्स, हमें अच्छे से पता है कि सनलाइट हमारे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो अपना खाना वगैरह बनाते हैं, और वो उसी खाने को फिर ह्यूमन बींग उसका यूज़ करते हैं। तो फोटोट्रोपिक प्लांट्स बेंड देयर शूट टिप्स टुवर्ड्स सनलाइट। तो जब फोटोट्रोपिक प्लांट जो होते हैं, यानी कि जिनको लाइट की ज़रूरत होती है, वो प्लांट पेड़ की तरफ, जो जिधर की तरफ सन होता है उसकी तरफ थोड़ा सा बैंड हो जाते हैं, झुक जाते हैं। लेकिन जो फोटोट्रोपिक एनिमल्स होते हैं लाइक अर्थवर्म एंड द कॉकरोच टर्न अवे फ्रॉम लाइट टू फाइंड शेल्टर इनटू डार्कनेस। तो लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन्हें लाइट अच्छी नहीं लगती, लाइट नहीं चाहिए होती, तो जैसे ही लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ से लाइट से डार्कनेस की तरफ वो चले जाते हैं। One latest research has proved beyond doubt that plankton in oceans, lakes, etc. is the biggest user of sunlight for photosynthesis. अब जो लेटेस्ट रिसर्च हुआ है उसने प्रूव करा है, जो डाउट था कि प्लैंकटन जो होते हैं वो ओशियंस में लेक्स वगैरह जो होती हैं उसमें सनलाइट की बड़ी बिगेस्ट यूज़र ऑफ सनलाइट, बहुत ज़्यादा यूज़ वो करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, जो हुआ है पता चला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से इमेज बनती है। इमेज बनने के लिए प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में, और कहाँ कहाँ पर इनका यूज होता है। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।